हाय एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप सब ठीक हो, सब बढ़िया हो। यूट्यूब पे कभी आओ तो आजा इकोनॉमिक्स पढ़ ले, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ लेना। थोड़ा सा अच्छा लगे तो कमेंट बता देना कि भैया अच्छा लग रहा है। वैसे लास्ट वीडियो के ऊपर एक कमेंट आया था मेरे पास, जहां पे मुझसे एक बच्चे किसी ने पूछा था, मुझे उसका नाम याद नहीं, बट उसने मुझसे पूछा था कि भैया आप एक्सप्लेन तो ढंग का कर लेते हैं, बट इतना बोरिंग सब्जेक्ट क्यों चूज किए पढ़ाने के लिए। अगर आप कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाते तो माइट भी आपका चांसेस बेटर होता। तो उसका आंसर मैं उसको दिया नहीं, मैं सोचा कि आज इस वीडियो के जरिए, एक वीडियो के जरिए उसका आंसर दे देंगे। तो इस वीडियो के लास्ट में आज उसका आंसर मिलेगा। तो वेलकम टू द थर्ड क्लास ऑफ डिमांड, जहां हम लोग ये डिमांड चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट करेंगे एंड इसके बाद डिमांड में और कुछ नहीं बचेगा। हम लोग के पास सिर्फ बचेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि इसका सेकेंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट का आखिरी क्लास में हम लोग आ चुके हैं, जो कि है थर्ड क्लास। ठीक है, आज हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग को पढ़ना है चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, नाम याद रखना बहुत इजी है। चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एकदम सिंपल है। लेकिन इसको पढ़ते उल्टा है, पहले चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड पढ़ेंगे, देन चेंज इन डिमांड पढ़ेंगे। थोड़ा सा उल्टा चलता है, बट हम लोग इसको समझेंगे और कैसे काम करता है। एक डायग्राम स्केड्यूल पढ़ना है, कुछ चीज ऐसा है इससे बहुत सारा क्वेश्चन जनरेट होता है, कुछ चीज ऐसा है जहां पे आराम से ट्रिकी क्वेश्चंस को घुमा सकता है एग्जाम में। बहुत सारा क्वेश्चन जनरेट होता है यहाँ से, स्पेशली वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए, आईएससी के लिए, सीबीएसई से भी देखा गया है इस टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चन उठाया जाता है। एमसीक्यू के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फाउंडेशन में अगर कोई इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है ना, तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल होगा ये टॉपिक, तो इसको ध्यान से समझना। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो हम लोग आज टॉपिक पहला नाम क्या बोले थे, चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बट पढ़ेंगे कैसे भैया, पहले पढ़ेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, देन पढ़ेंगे चेंज इन डिमांड। ओके, सो आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का बारे में हम लिख चुके हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को एक और नाम बोला जाता है, जिसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व का मतलब होता है एक ही डिमांड कर्व पे मूव करना, या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। अगर एक ही डिमांड कर्व में डिमांड अप डाउन डाउन अप डाउन मूव हो रहा है, तो उसको बोलेंगे मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। लेकिन वही डिमांड अगर अपना डिमांड कर्व ही चेंज कर ले रहा है, उसको बोलेंगे शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, जो कि हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन डिमांड में। पहले पढ़ेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जिसका और एक नाम होता है मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, देन पढ़ेंगे चेंज इन डिमांड, जिसका और एक नाम क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। ओके, नाउ क्विकली मूविंग टू द टॉपिक। यहाँ पे हमको पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना इसका, वो है ये कि भैया यहाँ प्राइस वेरी करता है, प्राइस वेरी करता है और अदर फैक्टर कांस्टेंट रहता है। ये टॉपिक पहले भी पढ़ा चुके हैं डिमांड में, जहां हम ये बोले थे कि भैया डिमांड एक ऐसा जगह है, डिमांड का प्राइस एक ऐसा रिलेशन है जो कि हस्बैंड वाइफ का होता है एंड अप डाउन मूव करता है। अगर प्राइस अप की ओर जाएगा तो हस्बैंड डाउन की ओर जाएगा, ये रिलेशन होता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में। सेम चीज यहां पढ़ना है, थोड़ा सा चीज अलग है। वहां पे अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रखने बोले थे, जिसका नाम दिए थे सेटरस पेरिबस। यहां पर भी उसका सेम कॉन्सेप्ट है भैया, प्राइस वैरी करेगा एंड अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेगा। क्या वैरी करेगा, प्राइस, और क्या कांस्टेंट रहेगा, अदर फैक्टर। क्या है अदर फैक्टर भैया, व्हाट आर दिस अदर फैक्टर। तो ये अदर फैक्टर वो सब चीज है जो डिटर्मिनेंट्स में लिखाए थे। फर्स्ट क्लास ऑफ डिमांड में जाके पढ़ लेना, जो डिटर्मिनेंट्स में जितना चीज लिखाए थे ना, वो सारा का सारा ही है अदर फैक्टर, जिसमें प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पॉपुलेशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फैशन, ये सब आ जाता है। अदर देन प्राइस के अलावा ये सब कुछ इसमें हम लोग को देखने को मिलता है। ओके, सो प्राइस वेरी करता है, अदर फैक्टर कांस्टेंट रहता है। प्राइस वेरी करता है और अदर फैक्टर कांस्टेंट रहता है। तो भैया प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, वेरी गुड। एंड प्राइस घटेगा तो डिमांड भी घटेगा, हाँ डिमांड बढ़ेगा। चलो वेरी गुड, आते हैं। तो यहां पे मैंने एक छोटा सा स्केड्यूल बना के रखा है, जहां पे ये लिखे हैं कि प्राइस जो था वो 15 था, तो डिमांड कितना हो रहा था, 100 यूनिट्स हो रहा था। जब 15 रुपए में बिक रहा था ना, तो हम 100 पीस खरीद रहे थे। जैसे ही उसका प्राइस घट गया ना, 10 रुपए में आ गया, हम कितना पीस खरीद रहे हैं, 150 पीस खरीद रहे हैं। जैसे ही उसका प्राइस और घट गया, 5 रुपए में आ गया, अब हम 200 पीस खरीद रहे हैं। मतलब सेम चीज जब 15 रुपए में बिक रहा था ना, तो हम 100 यूनिट्स ले रहे थे। सेम चीज जब 10 रुपए में आया, तो हम 150 यूनिट लेने लग गए। सेम चीज जब और सस्ता हो गया, हम और लालची हो गए एंड हम उसका 200 यूनिट कंजम्पशन स्टार्ट कर दिए। जब हम कंजम्पशन 200 यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम 200 यूनिट डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। When we will plot the same schedule in the डायग्राम, हम लोग कुछ इसका रिलेशन तो सेम दिखने मिलेगा, बट उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज पढ़ना है आज हम लोग को।
डायग्राम अगर तुम लोग देखोगे तो सेम चीज सेम बेस पे बनाया गया है, वही एक ये एक्सिस एंड दिस वन इज एक्स एक्सिस। सो वाई एक्सिस में हम प्लॉट किए हैं प्राइस को एंड दिस एक्सिस में प्लॉट किया क्यूडी को। क्यूडी का मतलब होता है क्वांटिटी डिमांडेड। सो क्वांटिटी डिमांड को प्लॉट किया नीचे वाले एक्सिस में। अब 5 रुपया था तो 200 यूनिट कंज्यूम हो रहा था, मीन्स डिमांड हो रहा था। 10 रुपया हुआ तो 150 यूनिट कंज्यूम हो रहा है, मीन्स 150 यूनिट डिमांड हो रहा है 15 रुपए में, 10 रुपए में। देन जब 15 रुपए हो गया तब क्या हो गया 100 यूनिट्स। मीन्स अगर हम नीचे से ऊपर जाए तो भैया जब का दाम कम था तो ज्यादा डिमांड कर रहे थे, जैसे जैसे दाम बढ़ता चला गया वैसे वैसे डिमांड कम करते चले गए। अपना तो नेचर ही ऐसा होता है, ह्यूमन नेचर बताए थे। चलो तो यहां पढ़ना ये है कि जब ये सब तो नॉर्मल डिमांड कर्व जैसे ही चल रहा है, अभी तक कुछ अलग लिखा नहीं दिखा। अब अलग वाला पॉइंट पढ़ना है यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे हम 3 पॉइंट का नाम दे दिए, मिड वाले को ए, यहाँ वाले को सी एंड यहाँ वाले को बी, ए बी सी। अब जब पॉइंट यहां पे ध्यान से देखेंगे एक चीज, जब ए से सी की तरफ मूव कर रहा है, जब पॉइंट ए से सी की तरफ मूव कर रहा है तो हो क्या रहा है भैया, जब पॉइंट ए से सी की तरफ मूव कर रहा है तो 2 चीज हो रहा है। एक तो प्राइस घट के यहां से यहां आ रहा है एंड जस्ट बिकॉज प्राइस घट रहा है डिमांड बढ़ के 150 से 200 पे जा रहा है। जस्ट बिकॉज प्राइस घट रहा है डिमांड बढ़ के 150 से 200 पे चला जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं तुमको ऐसा लग रहा है कि डिमांड एक्सपैंड कर रहा है, लग रहा है ना? क्यों? क्योंकि भैया 150 था पहले, अभी 200 हो गया। क्यों? क्योंकि प्राइस 10 था अभी 5 हो गया, है ना? इसका मतलब जब भी डिमांड एक्सपैंड करता है या फिर डिमांड कर्व में डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है, ये देखो नीचे की तरफ जा रहा है, ए से सी नीचे की तरफ जा रहा है। जब भी डिमांड कर्व में डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है या फिर हमको देखने को मिलता है डिमांड बढ़ रहा है, इन दोनों ही केस में इसको हम लोग पढ़ते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। देखो साफ साफ यहां पे लिख दिए हैं, जब भी ए से सी की तरफ मूव करेगा तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। क्यों पढ़ेंगे भैया? क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है, 150 से 200 हो रहा है डिमांड। एंड एक और चीज, प्राइस भी घट रहा है। अब प्राइस घटने की वजह से ही ना डिमांड बढ़ रहा था। एग्जैक्टली, प्राइस घट रहा है इसी वजह से डिमांड बढ़ रहा है। देन ए से सी का पढ़ लिए, समझ लिए हम लोग कि एक्सपैंड कब होता है भैया? जब हम लोग का प्राइस घट रहा होता है। एंड डाउनवर्ड मूवमेंट को क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन बोलते हैं। वैसे ही जब प्राइस बढ़ेगा, मतलब 10 से 15 पे चला जाएगा, तो मूवमेंट कहां होगा? मूवमेंट ए से बी की तरफ होगा, ए से बी की तरफ होगा। और यहां पे मूवमेंट कैसा होगा भैया? ये अपवर्ड मूवमेंट है। ठीक से अगर देखेंगे तो ये अपवर्ड मूवमेंट है। ए से सी डाउनवर्ड मूवमेंट था, वैसे ही ए से बी अपवर्ड मूवमेंट है। जब डाउनवर्ड मूवमेंट था तो एक्सपैंड हो रहा था, जब अपवर्ड मूवमेंट आया तो क्या होगा? जब डाउनवर्ड मूवमेंट था तो एक्सपैंड हो रहा था, तो जब अपवर्ड मूवमेंट आया तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। एक्सपैंड मतलब होता है फैलना, तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है सिकुड़ना। इसीलिए जब डाउनवर्ड मूवमेंट आता है, मींस फ्रॉम ए टू सी, वी कॉल इट एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। जब ए से बी पे जाता है वी कॉल इट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना। ओके, तो देखो यहाँ पे ए से बी पे लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। मींस जैसे ही डिमांड बढ़ेगा तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, जैसे ही डिमांड घटेगा तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ओके, चलो ये टॉपिक यहीं पे खत्म हुआ। लेकिन एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं, जो इसका इंपॉर्टेंट की है वो है, सबसे पहला प्राइस वैरी करेगा, दूसरा अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेगा, तीसरा एक ही डिमांड कर्व में अप डाउन मूव होगा। ओके, उसका और एक नाम क्या है? मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। क्यों? क्योंकि ये एक ही डिमांड कर्व पे, देखो एक ही डिमांड कर्व पे अप और डाउन मूव हो रहा है, इसीलिए इसका नाम ही है मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। इज दैट क्लियर? पढ़ के आ रहे थे हम लोग शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, मींस चेंज इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन में पढ़े थे हम लोग एक ही डिमांड कर्व में अप डाउन मूव होगा। एंड शिफ्टिंग हम लोग को ये पढ़ना है कि कैसे प्राइस को सेम रखकर भी डिमांड बढ़ाया घटाया जा सकता है। तो हम लोग बहुत शांति से समझेंगे इस टॉपिक को, इस वजह से हम थोड़ा स्लो भी चल रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे धीरे धीरे। पहले तो चेंज इन डिमांड का एक और नाम होता है भैया शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। चेंज इन डिमांड का एक और नाम क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। क्यों? क्योंकि इसमें डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है। अब समझेंगे, यहाँ पे वहां पे था प्राइस वैरीज एंड अदर फैक्टर कांस्टेंट, यहाँ पे होता है प्राइस कांस्टेंट एंड अदर फैक्टर वैरीज। प्राइस रुका रहेगा, कुछ नहीं करेगा, प्राइस चुपचाप एक जगह पे खड़ा रहेगा, लेकिन अदर फैक्टर के वजह से डिमांड बढ़ेगा। कौन सा अदर फैक्टर भैया एंड कैसे डिमांड बढ़ेगा? हो सकता है मेरा इनकम बढ़ गया, हो सकता है ना मेरा इनकम बढ़ गया, तो हम जहां 2 शर्ट खरीद के रखे थे अपने लिए ऑफिस जाने के लिए, अब मेरे पास 4 शर्ट है। अब 4 शर्ट खरीद के एवरीडे एक एक शर्ट पहन के जाते हैं,
नहीं, 4 दिन काम नहीं करते, 5 दिन काम करते हैं, बट एक दिन हम लोग का कैजुअल अलाउड होता है, तो टी शर्ट पहन सकते हैं। ठीक है, तो मूव करते हैं अपने टॉपिक पे, जहां पे प्राइस कांस्टेंट रहेगा ना अदर फैक्टर वेरी करेगा। तो यहाँ पे होता क्या है भैया, अगर मेरा इनकम बढ़ गया ना तो हो सकता है मेरा डिमांड बढ़ जाएगा। नॉर्मल गुड्स के केस में, नॉर्मल गुड्स के केस में अगर मेरा इनकम बढ़ रहा है ना तो मेरा हो सकता है मेरा डिमांड बढ़ जाएगा। और यही एग्जांपल लेके आगे भी चले हैं। तो प्राइस कांस्टेंट रखने का अपने हम लोग को, एंड क्या वेरी कराना है, अदर फैक्टर्स। तो अदर फैक्टर्स में क्या लेके चल रहे हैं हम लोग, इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर होता है, इसीलिए यहाँ पे IC देखने मिलेगा तुमको। IC मतलब इनकम ऑफ कंज्यूमर। देखो जैसे से मेरा इनकम 100 था तो हम 50 यूनिट कंज्यूम करते थे। जैसे मेरा इनकम 200 हुआ हम 60 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे मेरा इनकम 300 हुआ हम 70 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। बात समझ में आया? मतलब इनकम जब बढ़ता है ना तो हम डिमांड ही बढ़ा देते हैं। ऐसे ही जनरली देखने को मिलता है। ठीक है, एग्जांपल फॉर एग्जांपल तुम कोई भी चीज का एग्जांपल ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल शर्ट का हो गया, मेरे पास 2 हेडफोन भी है। तो ये सब क्या है ना, 2 इसलिए है क्योंकि मेरा इनकम बढ़ रहा था तो मैं उसको परचेज कर लिया। जैसे हम ऑनलाइन में ऑर्डर करने जा रहे थे ना 1 हेडफोन, तभी मेरे मैनेजर का फोन आया कि हाँ प्रतीक तुम्हारा इनकम बढ़ रहा है, बढ़ा रहे हैं। कितना से? 2000 रुपए से। 2000 रुपए से, अच्छा ठीक है। तुरंत गया, 1 का 2 ऑर्डर कर दिया। क्यों ऑर्डर कर दिया 2? क्योंकि मेरा इनकम अभी भी बढ़ा था, इस वजह से। इसका मतलब इनकम बढ़ने पे ना हम लोग डिमांड बढ़ा देते हैं। ये नॉर्मल नेचर है, ह्यूमन नेचर। ठीक है, लौट के आते हैं अपना टॉपिक पे। अभी तुम लोग को दिख रहा होगा कि अधूरा सा डायग्राम बना के रखे हैं। क्यों? क्योंकि तुम लोग के सामने ये डायग्राम बनाएंगे ताकि समझ में क्लियरली आए। तो हमको प्लॉट क्या करना है भैया, यहाँ पे इनकम को प्लॉट करना है, डिमांड को प्लॉट करना है। बट इनकम प्लॉट नहीं होता डिमांड कर्व में। हमको प्लॉट प्राइस को ही करना पड़ेगा। हम प्राइस ही प्लॉट कर सकते हैं इस एक्सिस में, एंड नीचे क्वांटिटी डिमांड प्लॉट कर सकते हैं जो QD पे लिखा हुआ है, ये वाला। लेकिन भैया यहाँ पे IC लिख के रखे हैं, यहाँ पे प्राइस लिख के रखे हैं। इसका मतलब ये, क्योंकि यहाँ पे हम इनकम नहीं बढ़ा सकते। डिमांड कर्व का नियम है, यहाँ प्राइस ही बैठेगा तो प्राइस ही बैठेगा, कुछ और नहीं बैठेगा। अब बताइए, अगर प्राइस यहां से हिलेगा नहीं और हमको ये दिखाना है कि इनकम बढ़ने के से डिमांड बढ़ रहा है, तो हम कैसे क्या करेंगे भैया? तब हम क्या करेंगे, डिमांड कर्व को ही शिफ्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल डिमांड कर्व को हम राइटवर्ड शिफ्ट किए तो देखो डिमांड बढ़ गया, 60 से 70 हो गया। डिमांड कर्व एक नया जनरेट हुआ जिसका नाम रख दिया DD1। मतलब जैसे ही डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हुआ वैसे ही डिमांड इंक्रीज कर गया फ्रॉम 60 टू 70। जैसे ही डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हुआ वैसे ही डिमांड इंक्रीज कर गया 10 यूनिट से 60 से 70 तक पहुंच गया। इसका मतलब राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व इंडिकेट्स, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व इंडिकेट्स इंक्रीज डिमांड। और अगर राइटवर्ड शिफ्ट करने से इंक्रीज कर रहा है तो भैया लेफ्टवर्ड शिफ्ट करने से डेफिनेटली डिक्रीज करेगा। इसका मतलब जो दूसरा डिमांड कर्व जनरेट हुआ DD2 वो हो गया लेफ्टवर्ड। तो राइटवर्ड शिफ्ट करना एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना, राइटवर्ड शिफ्ट करना एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना। जब डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो उसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, जब डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो उसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। ये देखो यहाँ ऊपर लिख दिए हैं, राइटवर्ड शिफ्ट का इंक्रीज इन डिमांड कब होता है? जब राइटवर्ड शिफ्ट होता है। डिक्रीज इन डिमांड कब होता है? जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। मतलब जब DD कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होके DD1 कर्व फॉर्म किया तब उसको क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन डिमांड। एंड जब DD कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होके डिक्रीज इन डिमांड, सॉरी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ और DD2 कर्व जनरेट किया तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिक्रीज इन डिमांड। इसका मतलब राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब इंक्रीज इन डिमांड एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब डिक्रीज इन डिमांड। यहाँ पे होता क्या भैया, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहता है एंड अदर फैक्टर वेरी करता है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट अदर फैक्टर इज वेरिंग हम लोग का डिमांड चेंज हो जाता है। यहाँ हम इनकम लेके दिखाए, बट तुम यहाँ पे कुछ भी लेके दिखा सकता है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी ले सकते हो, पॉपुलेशन भी ले सकते हो, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस भी ले सकते हो, एंड लाभ 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 बहुत कुछ है लेने के लिए। यहाँ पे अदर फैक्टर से बहुत सारा कुछ आ जाता है। तो यहाँ पे हम इनकम लेके दिखाएं क्योंकि ये समझने के लिए थोड़ा इजी पड़ता है। ओके, अब यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप का राइज होता है? क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन डिमांड, बहुत सियाना है। वो तुमसे पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन डिमांड एंड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन डिमांड एंड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड? मतलब इंक्रीज इन डिमांड एंड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड भैया दोनों सुनने में सेम है, दोनों ही बढ़ रहा है डिमांड। जो नहीं पढ़ा होगा, जो नहीं समझ पाया होगा इस टॉपिक को, वो फंस जाएगा। उसके लिए तो दोनों ही टॉपिक सेम रहेगा भैया। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब ही डिमांड बढ़ना एंड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का मतलब भी होता है भैया डिमांड बढ़ना। तो यहाँ पे अलग अलग क्या है? अलग है, इंक्रीज इन डिमांड तब होता है जब प्राइस कांस्टेंट रहता है एंड अदर फैक्टर वेरी करता है, तब इंक्रीज इन डिमांड होता है। लेकिन जब प्राइस वेरी करता है एंड अदर फैक्टर कांस्टेंट रहता है तब होता है
एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। याद रहेगा, जब प्राइस कांस्टेंट रहा, अदर फैक्टर वेरी किया, तब क्या हुआ, इंक्रीज इन डिमांड। एंड जैसे ही प्राइस वेरी किया, अदर फैक्टर कांस्टेंट रह गया, तो क्या हो गया वहां पे, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। करेक्ट, क्लियर, ओके। जैसे ये क्वेश्चन अराइज हुआ, वैसे उसका नीचे वाला क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिक्रीज इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिक्रीज इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसका आंसर आप लोग खुद निकालिए। जैसे हम इंक्रीज इन डिमांड एंड एक्सपेंशन का बताया, वैसे डिक्रीज इन डिमांड एंड एक्सपेंशन का बताएंगे आप खुद। अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट में बता देना, भैया नहीं समझ में आया, मैं उसके ऊपर एक छोटा सा नोट्स या फिर एक छोटा सा 1-2 मिनट का वीडियो मैं दे दूंगा, ठीक है। सो क्विकली आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो उसके बाद मैं वो आंसर दूंगा जो कल पूछा गया था मुझसे। अच्छा, किसी को ऑनलाइन क्लास करना है तो वो मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे भी नंबर मिल जाएगा आपको। अब बताते हैं क्यों इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को चूज किया गया। इकोनॉमिक्स मुझे भी खास पसंद नहीं था, मुझे भी इतना खास पसंद नहीं था, बट जब हम 11 या 12 क्लास में पढ़ते थे मुझे समझ में भी नहीं आता था। लेकिन जैसे मैं फाउंडेशन में गया तो मुझे थोड़ा थोड़ा दिल लगने लग गया, क्योंकि मुझे समझ में आने लग गया कि इकोनॉमिक्स एक लॉजिकल चैप्टर है, एक सारा कुछ लॉजिक पर डिपेंडेंट है, लॉजिक के बिना यहाँ पे कुछ काम नहीं करता। इस वजह से ये सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद आ गया। जहां लॉजिक होता है ना, वहां पर उसको समझना इजी होता है एंड समझाना भी इजी होता है, तो इसलिए ये मुझे पसंद आ गया। बहुत स्टूडेंट को ये इकोनॉमिक्स बोरिंग लगता है, इज जस्ट बिकॉज कि वो उसको समझ नहीं पाते, कॉन्सेप्ट पकड़ नहीं पाते। कॉन्सेप्ट पकड़ने के लिए इकोनॉमिक्स का हमें आसपास अपना इकोनॉमिक्स देखना पड़ेगा। अभी हम कहीं भी आते हैं, जाते हैं, रास्ता में कहीं भी घूमते हैं ना, तो मेरे दिमाग में किसी को देख रहे हैं ना, तो उसको एक एग्जांपल सेट हो जाएगा कि हाँ ये बंदा इस एग्जांपल के लिए सेट हो रहा है, तो उसको वहां से पिक कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हम इकोनॉमिक्स का लॉजिक समझ रहे हैं एंड उसको आसपास फील कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स एक बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है, बहुत ही लॉजिकल सब्जेक्ट है, इस वजह से मैंने इकोनॉमिक्स चूज किया। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप गो थ्रू कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिसिटी के बारे में एंड डिमांड का, और पोस्टमार्टम करेंगे। एक नया थ्योरी आएगा, एक नया लॉजिक आएगा इलास्टिसिटी में, तो वो उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग तब तक पहला 3-4 वीडियो, थर्ड क्लास है बट इसका 4 वीडियो आ चुका है, वो चारों क्लास कर लीजिए। कोई भी डाउट रहे ना, कोई भी थिंग अनक्लियर रहे ना, याद रखना मेरा नंबर यहाँ मिल जाएगा तुम लोग को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, खूब भालो थाको, अच्छे से रहिए, चलो बाय।